नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं नगमा, जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उन सीटों की जहां पर चुनाव अभी बाकी हैं, यानी कि आने वाले 2 फेज में जहां पर वोटिंग होनी है। और ये अगले दोनों चरण बहुत दिलचस्प हैं क्योंकि इसमें 3 महारथी जो हैं उनके लिए वोट डाले जाएंगे। नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। अमेठी और वाराणसी जैसी हाई प्रोफाइल सीटों के साथ कुल 33 सीटों पर वोटिंग होनी है। 7 मई को होने वाले फेज में अमेठी को मिलाकर कुल 15 सीटों पर वोटिंग होगी। आपको हम दिखाते हैं अमेठी की तस्वीर। अमेठी में इस बार जो लड़ाई है वो एक तरफा बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तमाम रिपोर्टर्स या तमाम अखबार यही लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को इस दफा कड़ी चुनौती मिल रही है। स्मृति ईरानी की तरफ से भी, जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, और कुमार विश्वास की तरफ से भी, जो आम आदमी पार्टी के हैं। देखना यह है कि दोनों कितनी कड़ी टक्कर राहुल गांधी को दे पाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आखिरी चरण का चुनाव है, यानी कि 12 मई को जो चुनाव होगा, उसमें बनारस की सीट के साथ कुल 18 सीटों का चुनाव होगा। अब बनारस में जो 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे, उस सीट पर टिकी है पूरी बाजी, क्योंकि यहीं बिछी है राजनीति की असली बिसात। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, उसके सामने उनके खड़े हैं अजय राय, और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। उत्तर प्रदेश में बाकी बची 33 सीटों पर किस तरह से परतें खुलेंगी सियासत की, जाति और धर्म कैसे असर डाल रहे हैं, किस पार्टी को फायदा, किसको नुकसान, युवाओं में किस पार्टी को लेकर है रुझान। यूपी की बची हुई 33 सीटों पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ यहाँ पर एक पूरा पैनल मौजूद है। पहले हम आपको दिखा दें कुछ ग्राफिक्स जो हमने उन सीटों पर ओपिनियन पोल किया है एनडीटीवी और हंसा ग्रुप ने, जहां पर अभी वोट नहीं डाले गए हैं, यानी कि 33 सीटों पर। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं जातियों के आधार पर किस तरह का समर्थन है। 3 कैटेगरी हैं, सवर्ण, अनुसूचित जाति और यादव, जिसमें से सवर्ण जो जातियां हैं वो 65% बीजेपी के साथ जा रही हैं, 2% कांग्रेस के साथ, 9% बीएसपी के साथ और 13% समाजवादी पार्टी के साथ। तो बड़ा हिस्सा सवर्णों का बीजेपी के साथ है। अनुसूचित जाति में 28% बीजेपी के साथ, 3% जो है वो कांग्रेस के साथ, 47% बीएसपी के साथ है और 11% समाजवादी पार्टी के साथ। यादव वोटों में 21% बीजेपी के साथ, 2% कांग्रेस के साथ, 5% जो है वो बीएसपी के साथ है और 51% समाजवादी पार्टी के साथ है। इसके अलावा जो धर्मों के आधार पर ओपिनियन पोल यानी कि जानने की कोशिश की गई राय लोगों की, उसके हिसाब से बीजेपी के साथ सिर्फ 6% मुसलमान आबादी है, कांग्रेस के साथ 9% है, बहुजन समाज पार्टी के साथ ज़्यादा बड़ा हिस्सा है 26% का, लेकिन सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है ये जो कम्युनिटी है, वो 49% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, ऐसा हमारा अनुमान है जो ओपिनियन पोल कराया गया है बची हुई सीटों पर, 33 सीटों पर। हम आपको मिलवा दें अपने पैनल से। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है सुधींद्र भदौरिया, जो प्रवक्ता हैं बीएसपी के, विनोद अग्निहोत्री हैं सलाहकार संपादक अमर उजाला के, मधुकर जेटली यूपी सरकार के सलाहकार हमारे साथ होंगे, और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। कुछ जो आंकड़े हमने अभी देखे, विनोद जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि एक बड़ा हिस्सा जो सवर्णों का है वो बीजेपी के साथ जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जो यादवों का वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन बीएसपी को काफ़ी हद तक मुसलमान वोट है, कुछ अनुसूचित जाति के वोट है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए उतना आसान होगा जो वो इस दफ़ा कह रहे हैं कि अब तमाम रिकॉर्ड तोड़ के उतनी सीट 98 से ज़्यादा सीटें हासिल कर लेंगे, इस बार 52 के ऊपर चली जाएगी संख्या? देखिए नगमा, ऐसा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के साथ वाजपेयी शब्द भी लगा हुआ था, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुधींद्र जानते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर सवर्णों की राजनीति में। और अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे बरगद थे जिनके पीछे उत्तर प्रदेश की 2 सवर्णों की बड़ी जातियां जो परंपरागत रूप से जमीनी स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं, ब्राह्मण और ठाकुर, वो भी एकजुट थी। और इसके अलावा वैश्य, दूसरी जातियां जो सवर्णों की, सब एकजुट थी। तब भी भाजपा का जो सबसे ज़्यादा जो, और पिछड़ों का, चूँकि कल्याण सिंह भी नेता थे तो पिछड़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, गैर यादव पिछड़ों का, वो भी भाजपा के साथ था। तब 57 या 58 सीटें अधिकतम भारतीय जनता पार्टी की आई थी, और उसमें 2 सीटें समता पार्टी की भी थी, उनको मिला तो 60 सीटें हुई थी। ये उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है अभी तक का। इस दफा वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है उससे वो तड़प जाएंगे। ये अब आपके जो आंकड़े हैं कि 65% सवर्ण भाजपा के साथ है, मैं उनको डिस्प्यूट नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें
कुछ अति ज्यादा लगती है, क्योंकि सवर्णों में भी सीट दर सीट हर लोकसभा सीट पर अलग अलग समीकरण हैं, और ऐसा नहीं है कि एक सीट पर जो है सब बिल्कुल एक तरफा जा रहे हो। वो कैंडिडेट के हिसाब से, स्थानीय समीकरण के हिसाब से वहां भी कई तरह। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कानपुर की सीट है जहां डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और श्रीप्रकाश जायसवाल के बीच कांटे का मुकाबला है। कोई ये नहीं कह पा रहा है कि कौन जीतेगा, और लोग खाली ये कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी जीत सकता, अंतर बहुत कम होगा। इसी तरह उसके बगल की अकबरपुर सीट है जहां अकेले ब्राह्मण बीएसपी के अनिल वारसी लड़ रहे हैं और 2 ठाकुर लड़ रहे हैं, एक सपा से और एक उससे भाजपा से। तो वहां जो है ठाकुरों में डिवीजन है, ज्यादा तबका जो है बड़ा राजपूतों का वो बीजेपी के साथ है। वो मेरी अपनी सीट है, मैं खुद वहां का रहने वाला हूं। और ब्राह्मणों में भी डिवीजन है, ब्राह्मणों का एक हिस्सा अनिल वारसी के साथ है, एक हिस्सा बीजेपी के साथ है। तो ऐसा नहीं कि एक मुश्त समर्थन पूरा का पूरा बीजेपी को ही जा रहा हो सवर्णों का। मेरा अपना जो जमीन उन्नाव की सीट है, उन्नाव सीट समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त मधुकर जेटली साहब। मधुकर जी, आप जान रहे हैं इस वक्त विनोद जी भी यही यहाँ पर कह रहे थे कि कितना ज्यादा अहम है जाति, खास करके उत्तर प्रदेश में, हालांकि पूरे हिंदुस्तान में है। आपको एक ओपिनियन पोल जो इसके हिसाब से 49% मुस्लिम वोट मिल रहे हैं, आपको यादव वोट भी मिलेंगे। आपको लगता है कि आप टक्कर दे पाएंगे, रोक पाएंगे नरेंद्र मोदी की उस कथित लहर को अपने ये मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ? आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है इस वक्त। नगमा जी, पहली बात तो यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी साहब की कोई लहर नाम की चीज नहीं है। अगर आप गांव में जाएंगे और आप गांव में हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर के देखेंगे तो विनोद अग्निहोत्री जी की बात बिल्कुल ठीक है कि हर चुनाव क्षेत्र का समीकरण बिल्कुल अलग है। अभी जो आपने ग्राफिक्स दिखाए हैं अपने स्क्रीन पर, उसमें जो आपने सवर्णों का बीजेपी को 65% भाग दिया है, उसमें विनोद जी ने नहीं डिस्प्यूट किया है, लेकिन मैं आपको इस पे बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक सवर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। पर उससे क्या आपको सवर्ण वोट मिलेंगे? आपकी जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वो यादव हैं, वो मुसलमान हैं, ये बात अपनी जगह पे सच है। कुछ सवर्ण वोट आपको मिले वो अलग है, पर आपका जो मेन वोट बैंक है, जो बीएसपी का भी, उसमें बीएसपी भी वो शेयर करेगी आपके साथ, वो वोट बैंक हो, तो उसलिए आपको नहीं लग रहा है कि आपका वोट जो है वो इधर भी बटेगा? क्योंकि भदौरिया जी, आपका जो वोट है वो भी मुसलमान आपको भी वोट देते हैं, अनुसूचित जाति के लोग आपको भी वोट देते हैं। जी हाँ, सवर्ण की राजनीति तो आप नहीं कर रहे हैं, वो तो बीजेपी है। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, मैं आपको एक चीज बतला दूं कि एक तो आपका विश्लेषण है और आपने जो जानकारी एकत्रित की है, इसके अलावा चुनाव में कुछ चीजें हुई हैं और आपके कार्यक्रम का नाम ही कुरुक्षेत्र है, तो मैं बतला दूं कि इसमें दुर्योधनों की बड़ी भरमार हो गई है। स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दलित महिलाओं का जैसे कोई आत्मसम्मान और उनकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, कोई गरिमा ही नहीं है। उसी तरह से मुलायम सिंह जी कहते हैं कि रेप छोटी मोटी घटना है, ये हो जाया करती है, भूल हो जाया करती है। तो ये जो दुर्योधनों की, सपा की और भाजपा की भरमार हो गई है, इसलिए उत्तर प्रदेश में मायावती जी को सभी लोग, सर्व समाज के लोग, विशेषकर निश्चित तौर पर दलित और पिछड़े और जिसमें सवर्ण भी आते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं, सभी ये मानते हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था रहती है, सबका आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है और विकास होता, अमन चैन रहता। इसलिए, और मैं एक चीज और बतला दूं कि हमको कभी भी पिछले 20 वर्षों के आप अपने आर्काइव से भी जानकारी एकत्रित कर लीजिए, हम लोगों को कभी भी किसी भी ओपिनियन पोल में सही आंका ही नहीं जाता। ओपिनियन पोल छोड़ दीजिए आप, हम जनरल बात, अभी तो हमने सीटों की बात भी नहीं की है। जनरली ये कहना चाहते हैं और हम बड़े दावे के साथ ये कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग बहन मायावती जी को बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जाहिर है सब अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे, पर वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की कथित लहर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि बहन मायावती के पक्ष में चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। आप कह रहे हैं कि आप तमाम रिकॉर्ड इस दफा तोड़ देंगे। किस बल पे आपको ये लग रहा है? क्या इस दफा आपने अलग कर दिया है कि आपको 58 सीटों से भी ज्यादा आ जाएगा जो आपका रिकॉर्ड था? देखिए, जातिगत समीकरण के आधार पर जो आपके यहाँ दिखाया जा रहा है और आपके अलग अलग पैनलिस्ट ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, इवन विनोद अग्निहोत्री जी ने भी जो बात कही, मैं सबको समाहित करते हुए एक बात कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी एक विशेष वर्ग की राजनीति नहीं की। उस समय भी कहा जाता था कि हमें सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा मिलता था, हमें
बैकवर्ड जातियों का भी एक हिस्सा मिलता था। मगर इस चुनाव में सभी दलों का आधार कहीं ना कहीं दरकता दिख रहा है। उसके मैं दो प्रमाण देता हूं। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी को क्या आवश्यकता पड़ गई दो जगहों से चुनाव लड़ने की एक ही प्रांत में? इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि केवल अपने मध्य उत्तर प्रदेश से लड़ने से शायद वो पूर्वांचल के यादवों को साथ न ले जा पाए। तो यह संकेत देता है कि उनको अपने मतदाता के बिगड़ने का खतरा हुआ। अब वो आदमी जी का ये बोलना सकता है कि जो मुस्लिम सपा को वोट नहीं देगा उसको डीएनए टेस्ट कराना होगा। नहीं, मैं मोदी जी दो अलग अलग प्रांतों से लड़ रहे हैं साहब। आप गुजरात और बनारस से लड़ना और आजमगढ़ से लड़ने की तुलना नहीं कर सकते। मायावती जी को अगर आप देखिए मायावती जी को बाबा रामदेव के बयान पर जब उन्हें यह शब्द प्रयोग करना पड़े कि रामदेव यादव दलितों का अपमान कर रहे हैं, यानी सीधे कास्ट कार्ड जिसको उन्होंने काफी दिनों से अवॉइड किया था वो खेलना पड़ जाए, इसका मतलब उन्हें भी लगा कि उन्हें अपने वोटर के बीच में स्ट्रॉन्ग कास्ट मैसेज देना है जी। ये दोनों जातियों का ये दोनों पार्टियों का ये जो दो स्टैंड है ये कहीं ना कहीं उनके अंदर की इस आशंका की अभिव्यक्ति थी कि यह चीज टूट रही है। और इस समय मोदी जी के पक्ष में जो भाजपा का वातावरण है वो जो मिशन 272 प्लस है उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वो एक बहुत अहम पड़ाव है। अपनी पूरी ताकत अब वो वहां पे झोंक रहे हैं। इस वक्त मैं मधुकर जेटली साहब से पूछना चाहूंगी कि मोदी जी रैली कर रहे हैं भदोही, जौनपुर, अमेठी सब जगह और उसके बाद वो आजमगढ़ भी पहुंचेंगे। अब वो मुलायम सिंह के गढ़ में भी प्रचार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो है किसी ऑपोजिशन के लीडर ने शायद पहली दफा किया है कि वो अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ, मुलायम सिंह के गढ़ में वहां पे रैली कर रहे हैं। आपको लग रहा है बीजेपी ने जो ये कोड तोड़ा है, एक तरह से बीजेपी बहुत ज्यादा ताकत अपनी लगा रही है और वो बहुत सीरियस है इन तमाम बड़ी सीटों को भी अपने पक्ष में करने के लिए। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मोदी की जो ये तूफानी रैलियां हो रही हैं उन तमाम जगहों पर जो आपकी सबसे मजबूत सीटें हैं। नगमा जी, आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी की कोई लहर नहीं है, ये मैंने आपको शुरू में बताया। मुलायम सिंह यादव जी ने, जो कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र मैनपुरी में नामांकन दाखिल करने के बाद में अपने यहाँ कोई चुनाव प्रचार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मोदी जी की लहर होती या मोदी जी की स्वयं जो आप बता रही हैं उनका, उन्होंने इतना पोल कोड को तोड़ करके जो उन्होंने अमेठी और आजमगढ़ में प्रचार करने जा रहे हैं, अगर उनकी रैली, अगर उनकी लहर होती तो वो क्यों प्रचार करने के लिए जाते? और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 10 से 12 दिन लखनऊ में अपने अकेले लोकसभा के चुनाव क्षेत्र में बिताने पड़ते हैं, और जबकि राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार करने जाना चाहिए था, जो कि हमेशा से होता रहता है। तो ये इस बात का स्वयं में प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को ये चीज, अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट काउंट योर एग्स बिफोर दे आर हैच्ड। अभी ये लोग बहुत जल्दी में निर्णय ले रहे हैं, और ये लोग जो चुनाव की रैली भी मोदी जी एड्रेस कर रहे हैं वो ऐसा एड्रेस कर रहे हैं जैसे कि वो राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं। वो लाल किले से जवाब देना चाहते हैं आपका मधुकर जी, एक मिनट। मान रहे हैं कि लाल किले से राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं। अच्छा चलिए, उन्हें ये भूल गए हैं कि भी लोकसभा का चुनाव का परिणाम भी नहीं आया है। अपने परिणाम भी नहीं आया है। आप मोदी जी समझने लगे हैं तमाम लोग कि वो सत्ता में आ गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है? मधुकर जेटली जी की एक बात मैं संशोधन करना चाहूंगा कि उन्होंने ये बात कही कि राजनाथ सिंह जी ने 10-12 दिन प्रचार किया है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के टूर प्रोग्राम अवेलेबल हैं। कब 10-12 दिन प्रोग्राम किया है भाई? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक प्रचार हो रहा है। तो यह अपने तथ्य को और फैक्ट्स को जरा एक बार लेकिन एक मिनट, मैं विनोद जी से भी पूछना चाहूंगी, पर सुधांशु जी एक मिनट पहले ये जो अमेठी में जो वो रैली कर रहे हैं और आजमगढ़ में मोदी जी की जो रैलियां है वो क्या दिखा रही हैं? राहुल गांधी के गढ़ में मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के कोई लीडर ने बड़े दिनों से एक अनसेड कंडक्ट था, गए नहीं थे। दिखाता है कि कितनी सीरियस है बीजेपी, या क्या क्या दिखा रहा मोदी की रैली आजमगढ़ में, मोदी की रैली अमेठी में? ये क्या बोलेंगे? ये तो अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है, और आज ही नहीं दिया, 2009 में भी समर्थन दिया था। तो इन लोगों का ये कहना, आप ही अकेले हैं। मायावती या सतीश चंद्र मिश्रा का दावा है कि आप ही नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में जनता हमारे साथ इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत यादव जो बयान दे रहे हैं आजमगढ़ में और कह रहे हैं कि एक ही
समुदाय के लोग ही बलात्कार करते हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं जो हमको वोट नहीं देगा वो इस देश में नहीं रह सकता है। जब इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा रामदेव के द्वारा, गिरिराज सिंह के द्वारा, रमाकांत यादव के द्वारा, और समाजवादी पार्टी भी उसी तरह का अनुसरण कर रही है, तो उत्तर प्रदेश के लोग जो हमेशा से अमन चैन और तरक्की चाहते हैं, और मैं आपको एक चीज, क्योंकि आपने तमाम सारे डेटा दिए हैं, मैं आपको बतला दूं कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 14% वोट मिला था, अभी 1.5-2 वर्ष पहले। तो 14% वोट में कितना भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हमको तो 20-21% दे रहे थे उस समय भी, हमारे वोट आए 26%, इनके आए 14%, जो इनको 22-23% मिल रहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आंकड़े अलग हो जाएंगे। इन लोगों की भाषा बहुत अनुचित है, विपरीत है। चुनाव आयोग इन दोनों पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आजम खान इनके कह रहे हैं चुनाव आयोग को ही नहीं मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए बसपा के अलावा, बहन मायावती जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने। कोई विकल्प है या नहीं, और दूसरे ये कि अमेठी में किस तरह की कड़ी लड़ाई, इस पर मैं बात करूंगी। अभी 2 मिनट में आपके पास वापस आ रही हूं। डॉक्टर प्रणॉय रॉय ने एक इंटरव्यू किया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अमित शाह के साथ। अमित शाह ने जिम्मा उठाया है बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश का। मोदी के बहुत करीबी नेता हैं वो, लोकसभा चुनावों को लेकर उनसे खास बातचीत की है। शेखर गुप्ता, दोराब सुपारीवाला और डॉक्टर प्रणॉय रॉय ने, उसका एक हिस्सा देखते हैं पहले। Congress has announced they're going to have a judge appointed for Snoopgate before the 15th. What is your reaction to that? देखिए, मेरी इसमें ज़्यादा प्रतिक्रिया देना इसलिए उचित नहीं होगा कि उसमें मुझ पर भी आरोप लगा है और एक न्यायिक जांच आयोग गुजरात में काम कर रहा है। मगर मैं इसके पॉलिटिकल पहलू को जरूर एड्रेस करना चाहूँगा कि इस देश में बड़े बड़े करप्शन जितने इस सरकार के समय में सरफेस पर आए हैं, घोटाले, उतने शायद ही कभी किसी सरकार के समय में आए हैं। 2G का हो, आदर्श का हो, कोयले का हो, रक्षा सौदों का हो, हर क्षेत्र में घोटाला बाहर है और हर जगह पे कहीं ना कहीं जांच रखी है, कहीं जगह पे कमीशन भी बने। आदर्श में कमीशन बना, क्या हुआ? रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर इतने बड़े बड़े घोटाले की रिपोर्ट ये सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है और जिसमें ऑलरेडी एक कमीशन काम कर रहा है, उसमें दूसरा कमीशन अपॉइंट करने की अगर कोई सोच रहा है, और मॉरल अथॉरिटी खत्म होने के बाद, जबकि चुनाव देश का चल रहा है, उनको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि बदलाव होने जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी नहीं है, वैसे सच्चाई तो यही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो खैर छोड़िए, कह सकते हैं कि अभी भी हम पावर में इंटरप्रिट कर सकते हैं, मगर मॉरल अथॉरिटी तो चुनाव की घोषणा होते ही खत्म होती है। उसके बाद में इसका अपॉइंटमेंट तो कांग्रेस की ट्रेडिशनल विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, उसका एक और सगुफा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मानता। One other issue which has come up in the campaign about dividing the nation, etc., and the difference between 1984 and the Godhra riots. 2002. People are saying both are terrible acts. Both should be punished. Whoever is guilty should be punished. But the difference between the two is post the events. The other UPA had a Sikh prime minister, had a Sikh head of army, had a lot of Sikhs in its cabinet. You, they say, after 2002 have not had Muslims in your cabinet, have not appointed Muslim MLAs, MPs. Is that going to change? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये जो परसेप्शन बना है वो हम शासन के बाद ही तोड़ सकते हैं। वो कोई छोटी मोटी घटनाओं से नहीं टूटेगा। 1-2 लोगों को टिकट देने से या 1-2 लोगों को कैबिनेट में लेने से नहीं टूटेगा, सिंबॉलिक नहीं टूटेगा। मैं मानता हूँ 1950 से कांग्रेस ने नाप लिया था कि उनको अगर कोई चैलेंज है तो भारतीय जनसंघ है, भारतीय जनता पार्टी है। एक बड़ी मेहनत से प्रयास किया गया है कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कॉम्युनल दिखाने का। मैं मानता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का मतलब 30-35 साल से काम कर रहा हूं इसी विचार के साथ। मैं मानता हूं कि गलत परसेप्शन है और जब हमारा जहां जहां हमारा शासन हुआ आया है ये परसेप्शन टूटा है। देश में भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सरकार आएगी तो ये परसेप्शन टूट जाएगा। In other words, you will appoint Muslims in your cabinet if there's मैं अपॉइंटमेंट को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अब मेरिट आता है तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ आता है? right. मेरिट्स पे ही जाना चाहिए। It is a big statement that देखिए, मेरिट्स पे ही जाइए ना, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है उस पर क्यों जाते हैं? 2 मुसलमानों को
अपॉइंट करने से मुसलमानों का कल्याण हो जाएगा क्या? मैं नहीं मानता ऐसा। But you have no objection to it. नहीं है। देखिए अभी On merit is what you'll do. जब मेरी पार्टी का शासन होगा और मुस्लिम भाइयों के मन में से भी ये जो शंकाएं हैं वो निकल जाएगी तो अपने आप चीजें आगे You will change the perception by your action. हमारे एक्शन से ही चेंज होना ही है। परसेप्शन गलत बना है। परसेप्शन बनने के लिए हमने कोई एक्शन नहीं लिया। These media people. नॉट ओनली मीडिया पीपल, काफी चीजें हैं। कहीं ना कहीं बहुत चीजें इकट्ठा होकर इतना बड़ा परसेप्शन बनता है। अमित शाह कह रहे हैं कि परसेप्शन जो है, धारणा उनके बारे में, उसको तोड़ने में भी वक्त लगेगा और तभी हो पाएगा जबकि वो शासन में आएंगे। कुरुक्षेत्र में इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो बहुत सारी अहम सीटें बाकी बची हुई हैं इस 2 फेज में उत्तर प्रदेश में, जैसे अमेठी और बनारस, उसकी भी चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद।